नमस्कार, मैं राजेश सुथार। आज करंट जीके में जो टॉपिक हमारा चल रहा है, आज की तारीख 5 नवंबर है और आज के दिन की जो प्रमुख घटनाएं हैं उन सभी को आज के हम करंट जीके के सेक्शन में करेंगे। सबसे पहली जो खबर आई है करंट जीके में वो है एक इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई रेयर बटरफ्लाई स्पॉटेड अक्रॉस इंडिया। भारत में नीलगिरी पर्वतों के आसपास क्या है कि जो दुर्लभ तितली की एक प्रजाति थी, ठीक है, रॉयल नाम से कोई वो प्रजाति देखी गई है और उसके बारे में देखिएगा। ब्रांडेड रॉयल नाम से इसका नाम, रेयरली सीन इन इंडिया, बाद में बहुत कम दिखाई देती है और आफ्टर ए गैप ऑफ 130 ईयर्स, 130 साल के गैप के बाद अमूमन ये दिखाई दी कि नीलगिरी की पहाड़ियों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी इसमें कोई जाने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, ये वो प्रजाति की पिक्चर है जो ब्रांडेड रॉयल, फोटो क्रेडिट विनोद श्री जो भी है, दैनिक द हिंदू से ये पिक्चर ली गई है। अब हम बात करें नीलगिरी पहाड़ियों की। बात करें नीलगिरी पहाड़ियाँ, ध्यान रखना वेस्टर्न जो घाट हैं, देखिए दो है, नॉर्थ अगर हम बात करें, ये इधर तो ईस्टर्न और इधर वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में, ठीक है, वेस्टर्न घाट है, ये केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में विस्तृत है। यहाँ पर इन जिलों में क्या है, वेस्टर्न घाट विस्तृत है। ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न घाट किन जिलों में विस्तृत है, तो ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में विस्तृत है। और इसकी सर्वोच्च चोटी है वो डोडाबेटा, और कौन से राज्य में पड़ती है, तमिलनाडु में पड़ती है। और ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं। आर्कियन टाइम पीरियड की ये चट्टानें हैं, आर्कियन टाइम पीरियड, तो पृथ्वी निर्माण में आर्कियन, उसके बाद पूर्व कैम्ब्रियन चलता है। और ये जो प्रारंभिक आद्य महाकल्प जो था उस टाइम पीरियड की बात है। और माउंटेन टाइप की कौन सी है, तो फॉल्ट माउंटेन टाइप से ये बनी हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि दुर्लभ प्रजाति तितली की एक नई प्रजाति कहाँ देखी गई है, ब्रांडेड रॉयल, तो नीलगिरी पर्वतों पर देखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान से डिसीजन टू ट्रांसफर मैनेजमेंट टू करतारपुर साहिब गुरुद्वारा टू ट्रस्ट। भारत ने करतारपुर साहिब जो कॉरिडोर था वो पहले पाकिस्तान में एक सिख कमेटी होती थी जो करतारपुर कॉरिडोर्स को मैनेजमेंट संभालती थी। लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान सरकार ने क्या किया है कि एक जॉइंट कोई कमेटी बनाई है, ट्रस्ट बनाया है और ये उसे सुपुर्द कर दिया है। भारत ने इस चीज़ की कड़ी आलोचना की है कि इसकी मैनेजमेंट है वो सिख संप्रदाय के लोगों को ही दी जाए, तो उस पर बना हुआ ये। तो करतारपुर साहिब मैनेजमेंट क्या है वो सुन जानिएगा आप। इंडिया और पाकिस्तान हैव साइन एग्रीमेंट, करतारपुर कॉरिडोर को साइन किया इंडिया और पाकिस्तान ने, और ये लगभग 5 साल के लिए साइन किया गया था। आगे आने वाली सरकारें इसे बढ़ा भी सकती हैं, ठीक है, और एक पार्टी से ख़त्म भी कर सकती है, कोई भी पार्टी है। और इन सस्पेंड इन एक्सचेंज प्रेसिडेंट वोलेशन ऑफ इट्स प्रोविजंस, ठीक है। और उसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, ये शुरुआत कब हुई थी, 9 नवंबर 2019 को इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी ये करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की। और भारत और पाकिस्तान के बीच में गुरुद्वारा है। लोकेलिटी की बात करें तो देखिएगा, ये इंडियन पाक बॉर्डर है और इंडो पाक बॉर्डर से ये यहाँ पर करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर के दूर है, डेरा बाबा नानक से लेकर के करतारपुर साहिब तक। करतारपुर साहिब में गुरु नानक देव जी ने अपने अंतिम जो 18-19 साल थे वो वहाँ गुजारे थे। तो ये पवित्र पावन स्थल है सिख समुदाय के लिए। तो कॉरिडोर कनेक्ट दरबार साहिब गुरुद्वारा इन नौरवल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नौरवल ज़िले में है। और डेरा बाबा नानक सरीन इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, गुरदासपुर से लेकर के ये नौरवल पाकिस्तान तक का एग्रीमेंट, कॉरिडोर है। द एग्रीमेंट विल फैसिलिटेट वीज़ा फ्री मूवमेंट ऑफ इंडियन पिलग्रिम्स हु वुड जस्ट नीड ए परमिट टू क्रॉस ओवर टू पाकिस्तान। और यहाँ बिना वीज़ा के भी जो भारतीय श्रद्धालु लोग हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं। और ये गुरु नानक देव जी के 550वीं जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 12 नवंबर 2019 को ये कॉरिडोर खोला गया था। गुरु नानक देव जी के बारे में बात करें तो गुरु नानक देव जयंती इज ऑब्जर्व्ड ऑन द फुल मून डे इन, ये कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। मोस्टली बात करते हैं 1469 से 1539 के टाइम पीरियड में गुरु नानक देव जी थे और ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक थे। और निर्गुण भक्ति धारा के बारे में बाद में कभी चर्चा करेंगे, फिलहाल आप इस पर छोड़िए और ये रीड कर लीजिएगा बाद में आप, गुरुबाणी वगैरह और ये नॉर्मल सी बातें हैं। यहाँ पे ध्यान सरीन बॉर्डर अबाउट 4 किलोमीटर अक्रॉस द बॉर्डर वेयर गुरु नानक देव स्पेंड द लास्ट 18 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, ये लगभग 4 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से। नेक्स्ट देखिएगा, एस आस्क सेंटर टू इशू डायरेक्शन फॉर बैनिंग यूज ऑफ
सेंटीमीटर एंड अल्ट्रा वायलेट रेज इन ह्यूमंस। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में क्या है कि कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, जिसके लिए क्या है, ये वायरस वगैरह जो होते हैं इनसे मुक्त करने के लिए शरीर को अल्ट्रा वायलेट किरणों की एक सुरंग वगैरह बनाई जाती है। उस टनल से क्या है, इनको जब गुजारा जाता है तो इन अल्ट्रा वायलेट के प्रभाव के कारण जो छोटे वायरस वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं और व्यक्ति क्लीन हो जाता है एक प्रकार से। तो ये अल्ट्रा वायलेट जो है, इनको उपयोग के लिए टनल सब बहुत ज़्यादा बनाई जा रही है और इनके उपयोग के लिए सेंटर ने कोई गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं की है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा है कि इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या गाइडलाइन है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता had earlier informed the court that health ministry has not issued any advisory or guideline on the use of ultraviolet light of human for COVID-19 disinfections के लिए, जो ह्यूमन को डिसइंफेक्शन के लिए जो कोविड-19 गाइडलाइन ये जो यूज किए जा रहे टनल्स, इसमें कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। तो सॉलिसिटर तुषार मेहता साहब ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उसके सहायक होते हैं, के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल हमारे। नेक्स्ट देखिए, अल्ट्रा वायलेट लाइट क्या होती क्या है। यूवी लाइट्स फ्रॉम द सन हैज शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट, सो इट नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज। UV radiation is full spectrum is source from the sun and can be classified UA, UB और UC। मोटी बात करें तो सूरज से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनको हम अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, क्योंकि यही ऊर्जा का बड़ा सोर्स होती हैं। ठीक है, इनको 3 भाग डिवाइड कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट A, B और C। अब मैं आपको बताऊं तो सुनिएगा, ये पृथ्वी है और इसके बाहर क्या एक ओजोन परत लगी हुई है। ध्यान रखिएगा, ओजोन परत वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ साथ में। अल्ट्रा वायलेट A, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसके बाद में दूसरी अल्ट्रा वायलेट B और उसके बाद तीसरी अल्ट्रा वायलेट C। क्लियर? जो अल्ट्रा वायलेट A होती है वेवलेंथ अधिक होती है तो ये आसानी से क्या है, पृथ्वी पर आ जाती है। ठीक है, सॉरी, इनकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है तो इसलिए आसानी से पृथ्वी पर आ जाती हैं। और अल्ट्रा वायलेट B जो है, इनकी वेवलेंथ थोड़ी मीडियम और ये बहुत बड़ी वेवलेंथ की होती हैं, तो पृथ्वी पर आसानी से। C तो कभी पृथ्वी पर आ ही नहीं पाएगी। B और A पृथ्वी पर हमेशा ही आएगी, दिन कैसी हो। ये विटामिन D वगैरह के सोर्स अल्ट्रावायलेट A विटामिन, और C है वो सबसे ज़्यादा घातक है। अगर C पृथ्वी पर आ गई तो फिर ह्यूमंस बचेंगे नहीं। ठीक है, अब जो ये ओजोन लेयर्स वाला जो मामला है वो है अल्ट्रावायलेट B से जुड़ा हुआ मामला है। मोस्टली ध्यान रखिएगा, अल्ट्रावायलेट B से जुड़ा हुआ मामला है। नेक्स्ट देखिएगा, अल्ट्रावायलेट A रिलेटिवली लॉन्ग वेवलेंथ्स होती है, अकाउंट फॉर 90% ऑफ द ultraviolet radiation reaching the earth's surface penetrate into the deeper layers of the skin and responsible for the immediate tanning, enhance the development of skin cancer। स्किन कैंसर वगैरह नहीं होते इससे, ज़्यादा मीडियम वेवलेंथ, बायोलॉजिकल एक्टिव बट कैन नॉट पेनिट्रेट बियॉन्ड द सुपरफिशियल स्किन लेयर्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड टर्निंग एंड बर्निंग। ये त्वचा जलन वगैरह के लिए जिम्मेवार होती है अल्ट्रावायलेट B। और ये जो पतली हो रही है ओजोन लेयर्स के कारण अल्ट्रावायलेट B पृथ्वी पर क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, और यही दिक्कत है। एक्सपोजर UV रे कैन बी कॉज DNA and cellular damage a living organism. Most solar UVB is filtered by the atmosphere. Short wavelengths most harmful but are completely absorbed by the earth's surface। ध्यान रखिएगा, ये मोटी बात है, आपको ध्यान रखिएगा। UA अल्ट्रावायलेट A, B और C 3 होती हैं। A धरती पर आएगी ही आएगी, कोई रोक ही नहीं सकता। B है मुद्दा इसी का है, अल्ट्रावायलेट C कभी धरती पर नहीं आएंगी। ठीक है, बेझिझक आप ध्यान रखिएगा। देखिए, अल्ट्रा वेवलेंथ यहाँ पे आप समझने वाली बात ये है कि जैसे वेवलेंथ, अगर मान लीजिए वेवलेंथ लॉन्ग वेवलेंथ है, लॉन्ग वेवलेंथ्स होंगी अगर, तो उन्हें क्या है, धरती पर आने के लिए, मान लीजिए कट्टा आदमी है तो उसे कहीं से जाने के लिए क्या चाहिए, खुली जगह चाहिए थोड़ी सी। क्लियर? मत ये तो सरफेस से क्रॉस करने के लिए लॉन्ग वेवलेंथ्स होंगी, उन्हें क्या चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस चाहिएगा। और जो शॉर्ट वेवलेंथ्स होती है उनको बहुत ही पतली या कम नैरो जगह जो होती है उसमें से भी आसानी से निकल पाएंगी, शॉर्ट वेवलेंथ्स होंगी। तो ए जो है वो अगर ओजोन परत कितनी भी घनी हो जाए तो भी इतनी तो जगह बच रह ही जाएगी कि ये शॉर्ट वेवलेंथ जो ए है ये वहाँ से गुजर पाए आसानी से। क्लियर है मेरी बात? और सी लॉन्ग वेवलेंथ है और इतनी ज़्यादा पतली वो फिलहाल तो नहीं होगी कि सी धरती पर आ जाए। लॉन्ग वेवलेंथ है, बड़ी वेवलेंथ है तो उसे बहुत ज़्यादा चाहिए, इतना ज़्यादा पतली कभी नहीं होती। ठीक है, जो ओजोन है वो नहीं होगी। अब बात करते हैं बी की। बी मीडियम वेवलेंथ है, अगर थोड़ी ज़्यादा पतली हुई, थोड़ी ज़्यादा
खुलापन आया, विसरण आया ओजोन में, तो फिर ये आसानी से धरती पर आ जाएगी। अगर थोड़ी सघन होगी तो ये धरती पर आने क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, मोटा मोटी बात समझे आप। रेडियो वेवलेंथ ध्यान रखना, ये अल्ट्रावायलेट 10-6, 10-8, 10-10 से 10-12 के बीच है। गामा एक्सरे 10-8, अल्ट्रावायलेट विजिबल 10-5, इंफ्रारेड 10-2, 1 सेमी माइक्रोवेव जो होती है उनकी, और रेडियो 10⁴ से 10⁻² सेमी के बीच में होती है। एक इसकी होती है माइक्रोवेव की होती है, इंफ्रारेड -2, -5, -8, ये 6, फिर 8 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ बोर्ड क्लियर्स प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन। वल्चर कंजर्वेशन एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। कल्चर जो वल्चर कंजर्वेशन है उससे जुड़ी हुई एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020-25 आल्सो प्रपोज टू एस्टैब्लिश वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर इन उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। मोस्टली 9 राज्य हैं जहाँ पर क्या है कि ये गिद्ध वगैरह पाए जाते हैं। इसके अलावा असम वगैरह जो कंट्रीज है, राज्य हैं, वहाँ पर भी गिद्ध वगैरह पाए जाते हैं। तो इसका जो 5 ये राज्य हैं जहाँ पर ये ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। देयर आल्सो भी कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर द रेड हेडेड vulture and Egyptian vulture and at least one vulture safe zone in every state of the conservation of the remnant populations। वल्चर सेफ जोन का निर्माण किया जाएगा। रेड हैंडेड वल्चर और इजिप्शियन वल्चर है उनको भी इसमें क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। मोस्टली इंडिया में 3 प्रकार के जो कल्चर वल्चर हैं उनके लिए कार्य किया जा रहा है इंडिया में। जैसे कौन कौन से वल्चर हैं तो देखिएगा, ये वाइट बैक्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर, जिनके लिए इंडिया में ये काम किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर। ये वल्चर जो इंडिया में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NB जो ये NBWL है, ये इसने प्रोग्राम को अनुमति दी है और इसकी स्थापना एक्ट 1972 के तहत हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में हुई है और सेक्शन 5(1) में। ठीक है, ये जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड्स मोस्टली जो ये 3 हैं, इन पर ही संरक्षण के लिए सरकार क्या कर रही है, मोस्टली प्रयास कर रही है। ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर, लंबी चूंच के स्लेंडर बिल्ड वल्चर। ठीक है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड और इजिप्टियन वल्चर, ठीक, इंडेंजर्ड में आएगा। और इसको भी कह रहे हैं रेड हैंडेड वल्चर, क्रिटिकल इंडेंजर्ड। इसके लिए सरकार ये 500 को भी इसमें क्या किया, शामिल किया। इसके अलावा इंडियन ग्रिफन वल्चर, हिमालयन ग्रिफन वल्चर और सिनेरिस वल्चर और बियर्डेड वल्चर भी प्रमुख प्रजाति हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री फॉर्म्स कमेटी टू रिव्यू TRP गाइडलाइन। TRP गाइडलाइंस को रिव्यू करने के लिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है उसने एक कमेटी का गठन किया, और कमेटी की जो अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे तो ध्यान रखिएगा, शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति, CEO प्रसार भारती। प्रसार भारती के जो CEO है शशि शेखर वेम्पति, वो क्या करेंगे, इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। तो प्रश्न आ सकता है फिलहाल या वर्तमान में TRP गाइडलाइंस के रिव्यू के लिए जो कमेटी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने गठित की है उसके अध्यक्ष कौन है, CEO कौन है, तो शशि शेखर वेम्पति। और TRP वगैरह के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, और इसकी स्थापना हुई थी 1997 के एक्ट के तहत। 1997 के एक्ट के तहत ट्राई की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। सेंट्रल डेनाइज फेवरेटिज्म इन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट जो अच्छी खबर है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल डेनाइज जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसमें हमने कोई अपनी तरफ से मतलब पूर्वाग्रह से युक्त हमने निर्णय नहीं लिया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या, सरकार क्या चाहती है कि सेंट्रल विस्टा जोन जो है जिसमें राष्ट्रपति भवन आता है, संसद आती है, राष्ट्रीय अभिलेखागार आता है, इंदिरा गांधी जो संग्रहालय वगैरह है वो भी आते हैं, और ये जो दिल्ली का ये जो प्रमुख इमारतों वाला जो इलाका है जहाँ पे लगभग सचिवालय बोले, इस पूरे इलाके को कहते हैं सेंट्रल विस्टा। क्लियर में, अब सरकार क्या चाहती है, सेंट्रल विस्टा को पुनर्विकास चाहती है, एक नया सेंट्रल विस्टा बनाना चाहती है। कहाँ, दिल्ली में, क्योंकि हमारी संसद बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। 1911 में इस एरिए की स्थापना हुई थी, तो आज लगभग 100 साल से ऊपर ही हो गया है मामला। तो वो अपनी जो जीवनकालिक क्षमताएं हैं वो अपनी खो चुके हैं इमारतें, तो नई इमारतों की ज़रूरत है। इसे सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लेकर, लगभग 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसके लिए गुजरात बेस्ट किसी आर्किटेक्चर कंपनी को ने बोली जीत ली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट और अन्य राष्ट्रीय ब्लॉक जिस क्षेत्र में स्थित है उसे सामूहिक रूप से सेंट्रल विस्टा कहते हैं। दिल्ली की 1911 में दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। 1912 में दिल्ली से आ गई थी और जॉर्ज पंचम ध्यान रखिएगा इसकी आगमन के लिए, जॉर्ज पंचम के आगमन के लिए ही जो ये बनाई गई थी गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ हुई है तो ध्यान रखिएगा, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया गेट, दिल्ली में गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है तो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, जो जॉर्ज पंचम के आगमन पर इसकी स्थापना की थी। बंगाल विभाजन को भी जॉर्ज पंचम ने रद्द किया था और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। क्लियर है मेरी बात? बंगाल विभाजन को भी इन्होंने रद्द किया था और द एडविन लुटियंस को दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा, लोहरी जल विद्युत परियोजना। लोहरी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर बनाई जा रही है, हिमाचल प्रदेश में बनाई जा रही है। 210 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना है जिसके पहले चरण को निवेश की मंजूरी मिल चुकी है प्रधानमंत्री जी द्वारा और ये बूम मेथड में चलेगी। बिल्ड, ओवन, ऑपरेट और मेंटेन करो। बनाओ, खुद बनाओ, ओवन करो, ऑपरेट करो और मेंटेन करो। सेंट्रल लॉन्च नेचरिंग नेबरहुड्स चैलेंज, जो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है केंद्रीय ग्रामीण आवास जो मंत्रालय है, उन्होंने ये एक चैलेंज लॉन्च किया है जिसके द्वारा ये 3 साल का टारगेट लिया गया, जिसके द्वारा जो 100 स्मार्ट सिटियाँ हैं, स्मार्ट सिटीज विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 5 लाख से अधिक एंड स्टेट कैपिटल और मिनिस्ट्री स्टेटमेंट और राज्यों की राजधानियाँ और केंद्र शासित राजधानियाँ, उनको इसमें शामिल किया गया है। और महिलाओं, बच्चों, परिवारों के लिए बेहतर जो डेवलपमेंट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये चैलेंज है, जिसके द्वारा पार्क वगैरह स्थापित करना, स्वास्थ्य केंद्र वगैरह स्थापित करना, गलियों का निर्माण करना और भी छोटे बड़े कार्य इसके अंदर क्या किए जाएंगे। देखिए, द 3 चैलेंज विल हेल्प सिटीज टू री इमेजिन पार्क एंड ओपन स्पेस, ताकि बच्चे खेल पाएँ, ठीक है, महिलाएँ वगैरह वहाँ पर घूम वगैरह सकें, ठीक है। चाइल्डहुड फैसिलिटी, अडेप्ट पब्लिक स्पेसेस एंड अर्ली चाइल्डहुड ओरिएंटेड amenities and create accessible, safe, walkable street for young children and families, the statement said। ये इस चैलेंज में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया और मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर है। इथियोपिया नियर वॉर एज PM ऑर्डर्स मिलिट्री इनटू डेफियांट रीजन। जो इथियोपिया के वर्तमान प्रधानमंत्री है, अब यहाँ पे आप एक नाम देख पाएंगे तो अबीय अहमद साहब, इन्होंने मिलिट्री शासन लागू किया है कुछ क्षेत्रों में। ध्यान रखिएगा, इथियोपिया के जो वर्तमान प्रधानमंत्री साहब हैं, ये पिछले साल के शांति पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। इथियोपिया की अगर हम लोकेशंस की बात करें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, तो इथियोपिया ये जो पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है, एक प्रकार से पूर्वी अफ्रीकन कंट्रीज है। और यहाँ पे इसके ऊपर वाली ये साइड में ये है सूडान, ये जो नेक्स्ट है ये दक्षिणी सूडान, ये इधर है केन्या और इधर है सोमालिया और इधर इरिट्रिया या इरिट्रिया, ठीक है। और इसके नीचे है डिजिबोटी नाम का एक देश है, ये इरिट्रिया और डिजिबोटी। ये इरिट्रिया जो देश है, यहाँ इस मैप में आप इरिट्रिया देख पाएंगे। इरिट्रिया जो भी देश है, इस देश के साथ सीमा विवाद चल रहा था, उस विवाद को सोल्व करने के लिए शांति पुरस्कार दिया गया था अबीय अहमद साहब को।